जी वेलकम बैक नाजरीन। विद इन द डिग्री के हर्डल्स की बात कर रहे थे। अब डिग्री जब हो जाती है तो अब जो पंजाब बार काउंसिल की जानिब से एक टेस्ट लिया जाता है जो गैट और सी लॉ है, मेरे HEC इसको टेस्ट लेती है, फिर पंजाब बार काउंसिल उसको एंटीमेशन के अंदर देख के फिर लाइसेंस जारी करती है। सबसे पहले तो सर ये बता दें कि जो गैट है, अगर कोई स्टूडेंट आपकी रीच पे नहीं है, हमारी स्क्रीन से के तवज्जुह से आपको दिखता है, तो जो बेचारे गांव में बैठे हैं, देहातों में बैठे हैं, लाहौर में नहीं बैठे या उनके पास नेट की फैसिलिटी नहीं है, तो कुछ ऐसी चीज़ें, चंद चीज़ें बता दें जिस तरीके से जो गैट का टेस्ट है वो पास किया जा सके। गैट टेस्ट के बारे में जो लोग लॉ कर चुके हैं वो डेफिनेटली जानते हैं कि आप अगर प्रैक्टिस का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए गैट टेस्ट पास करना ज़रूरी है। तो गैट टेस्ट अगर किसी शख्स ने अपना LLB, फिर वहीं पे बात स्टार्ट हो जाती है, हर चीज़ आती ही वहीं से है कि अगर किसी शख्स ने LLB अपना जो 5 years प्रोग्राम है उसने एक प्रॉपर तरीके से अगर उसमें तमाम चीज़ें पढ़ी हों तो उसको गैट के लिए ना तो परेशान होने की ज़रूरत होती है और ना ही उसको गैट के लिए किसी भी एफर्ट की ज़रूरत होती है। परेशान वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने वो जो 5 साल होते हैं वो किसी और काम में गुजारे होते हैं और इसको तवज्जो नहीं दी होती। तो पहला तो यही है सजेशन, जो फर्स्ट ऑफ ऑल और प्राइमरी सजेशन वो यही है कि ड्यूरिंग LLB अपने उस लॉ के ऊपर फोकस करें। एक्स्ट्रा कोई भी एक्टिविटी किसी भी किस्म की उसको ज्वाइन ना करें, क्योंकि ये 4 साल 5 साल ये भी लॉ को सीखने के लिए बहुत कम है। बट इन केस अगर आप वहाँ पर टाइम नहीं भी दे सके तो इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि अगर आप उन पे फोकस करें डेफिनेटली, जिनके नंबर ज़्यादा हैं, जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है या कानून शहादत ऑर्डर है जो 20-20 मार्क्स के हवाले से होते हैं, तो उनके ऊपर अगर फोकस किया जाए तो बहुत आराम से आप ये पेपर पास कर सकते हैं। क्योंकि उसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी मार्क्स वेटेज कम है बट उनका जो सिलेबस है वो आप बहुत बड़ी बड़ी बल्कि बुक्स की सूरत में देखेंगे। तो उसमें वो सब्जेक्ट्स पर्टिकुलरली 10 में से अगर मैं कोई शॉर्ट लिस्ट करूँ तो 3 सब्जेक्ट्स हमारे पास आते हैं, कानून शहादत ऑर्डर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और उसके साथ लीगल एथिक्स। ये 3 पोर्शन पे कोई भी अगर स्टूडेंट फोकस करे तो उसके लिए लॉ गेट बहुत आसान हो जाता है। ठीक है सर, मैं इसके साथ साथ पैरेलल जो है वो सी लॉ की भी बात करना चाह रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल एक्सटर्नल लॉ वालों को क्यों दिया जा रहा है, जब सिलेबस भी एक ही है सी लॉ का, थोड़ा सा ही डिफरेंस है 10% मेरे ख्याल में। तो इस हवाले से आपका क्या नुक्ता नज़र है और पंजाब बार काउंसिल को क्या या पाकिस्तान बार काउंसिल को क्या यहाँ पे मशवरा देंगे आप? इसमें जहाँ तक बात है कि क्या ये दोनों पैरेलल एग्जाम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो उसमें क्योंकि HEC के रूल्स भी हैं कि कोई भी शख्स अगर एक्सटर्नल कोई भी डिग्री करके आता है तो उसको पाकिस्तान के लिए इक्विवेलेंस के एग्जामिनेशन लाजमी देना है। ठीक है। और जहाँ तक बात है गैट की, तो वो बार एंट्रेंस एग्जाम सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस की सूरत में है। तो दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। हाँ, ये चीज़ थोड़ी सी आप कह लें कि एक वियर्ड बन जाती है कि जब सेम सिलेबस के ऊपर ऑलमोस्ट 80% सेम सिलेबस है और आप दोनों टेस्ट लेते हैं, तो उसमें होना ये चाहिए कि अगर दोनों पैरेलल हैं तो इनके सिलेबस में कुछ डिफ्रेंशिएशन होनी चाहिए और जो सी लॉ का सिलेबस उसमें ऐसे कोर्सेज इंक्लूड हों कि अगर कोई भी स्टूडेंट एक्सटर्नल लॉ करके आ रहा है तो वो अच्छे तरीके से जो पाकिस्तान का लॉ है उसको समझ सके। क्योंकि रिक्वायरमेंट्स हैं, आप इससे बाहर जा नहीं सकते। तो उसको बेनिफिशियल बनाने के लिए सेम सिलेबस पर 2 एग्जाम लेने की बजाय सिलेबस को बैफ्रिकेट किया जाना चाहिए और जो सी लॉ है इसको एक प्रॉपर कोर्स की सूरत में अगर लॉन्च किया जाएगा तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो एक्सटर्नल लॉ में पाकिस्तान का लॉ नहीं पढ़ सकते वो अच्छे तरीके से इसको गो थ्रू कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा सर, इसमें जो है जो एंटीमेशन पीरियड होता है, ज़रा ये भी नाज़रीन को बता दें। इसमें भी नाज़रीन को जो है ना, खासतौर पर लॉ के जो स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो उनको डाउट होता है ज़रा कि जो एंटीमेशन का पीरियड होता है, फर्स्ट एंटीमेशन, सेकंड एंटीमेशन, उसमें किस तरीके से डिग्री के फ़ौरन बात करना पड़ता है, रिजल्ट का इंतज़ार करना पड़ता है आखिरी फाइनल का, या कि ट्रांसक्रिप्ट आ जाए या कि डिग्री आ जाए, किस तरीके से, ज़रा ये तो बता दें सर। इसमें रूल्स पहले कुछ और कह रहे थे। पहले रूल्स के अकॉर्डिंग ये था कि जब किसी ने LLB एग्जाम दे दिए तो वो इंटीमेशन भेज सकता था। बट कुछ 1-2 केसेस हुए कि जिसके अंदर इंटीमेशन के बाद लोगों को सप्लीमेंट्री के बाद उन्होंने क्लियर नहीं किया, बट यहाँ पे इंटीमेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद वो लाइसेंस ले चुके थे, तो रूल्स अमेंड हो गए। अब LLB के रिजल्ट के बाद जैसे ही ऑफिशियल एक LLB का रिजल्ट अनाउंस होता है, सनद पाकिस्तान के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अलग टाइम पीरियड है, 3, 4, 5 साल तक मिलती है। रिजल्ट कार्ड इज मोर देन इनफ। तो उसके लिए ये है, हाँ, यहाँ पर लोग गलती ये करते हैं कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद फिर वेट करते हैं कि हम पहले लॉग आउट करेंगे उसके बाद इंटीमेशन भेजेंगे। ये एक रॉन्ग स्टेप है। जैसे ही डिग्री कंप्लीट हो, आपका रिजल्ट अनाउंस हो, आपको फर्स्ट इंटीमेशन भेज देनी चाहिए और फिर फर्स्ट इंटीमेशन के इस पीरियड के दौरान आप अपना लॉग एट, सी लॉ और इस तरह के तमाम इम्तिहानात और पर्टिकुलरली अब उसमें BVC यानी कि बार वोकेशनल कोर्स जिसके बगैर लाइसेंस ग्रांट नहीं किया जाता, आप वो कोर्सेज अपने इस इंटीमेशन पीरियड में रहते हुए कंप्लीट करें और जब आप अपना लॉग एट और ये तमाम चीज़ें कंप्लीट करते हैं तो फिर आप सेकंड इंटीमेशन देते हैं, जिसके बाद आपका इंटरव्यू फ्रेम होता है और इंटरव्यू के बाद आपको लाइसेंस दिया जाता है, जो कि लोअर कोर्ट का लाइसेंस है।
और अगर कोई शख्स LLM कर चुका है या वो बारट ला करके आया है, तो उसके लिए ये है कि एक क्वेश्चन आता है कि क्या वो लॉ गेट देंगे या नहीं देंगे। तो लॉ गेट इज मैंडेटरी फॉर ऑल, बट अगर कोई LLM, अक्सर मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो बाहर जाते हैं वहीं से LLB और LLM करके एक साथ आ जाते हैं या बारट ला करके आ जाते हैं, तो वो फिर सोचते हैं कि हम क्या करें। तो वो सबसे पहले अपना लॉ गेट और सीला वो क्लियर करें। उसके बाद लोअर कोर्ट की जब आपकी इंटीमेशन और फिर लेसन्स क्लियर हो तो फिर 2 साल का पीरियड होता है हाई कोर्ट के लेसन्स के लिए। लेकिन कोई भी शख्स LLM की बेस पे, बारट ला की बेस पर एग्जेम्पशन अप्लाई कर सकता है, जिसकी वजह से उसको वो 2 साल का जो पीरियड है वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा और उसको लोअर कोर्ट के लाइसेंस के बाद जल्द से जल्द हाई कोर्ट का लाइसेंस ग्रांट कर दिया जाएगा। तो ये फेवर उन लोगों को मिल सकती है। ठीक है सर। अच्छा सर, आप कानून को पढ़ाते हैं, एक कानून को पढ़ाने वाला जो शख्स है वो बड़ी डीप तरीके से कानून को पढ़ रहा होता है और उसके प्रॉज एंड कॉन से वाकिफ हो जाता है। आप बड़े अच्छे खासे ईयर से पढ़ा रहे हैं, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के कानून के अंदर बात की जाए, CRPC की, CPC की, कानून शहादत की, फैमिली लॉज जो आप स्टूडेंट्स को आम रूटीन में पढ़ाते हैं, जैसे रेप का लॉ है या हम थेफ्ट का लॉ है या मर्डर का लॉ, कोई भी लॉ है, आप पढ़ाने के एक्सपीरियंस के अंदर आप क्या समझते हैं, किस ऐसे टॉपिक को पढ़ाते हुए आप आज भी समझते हैं कि पाकिस्तान को मजीद उस पर लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है? देखिए, अगर हम लेजिस्लेशन की बात करें तो मैं इसमें कोट करूंगा मिसचीफ थ्योरी ऑफ लॉ, जो ये कहता है कि जब भी कोई लॉ आप उसको बनाना चाहें तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि उस वक्त जब वो लॉ बनाया गया उस वक्त क्या हालात थे और क्या ज़रूरियात थी। तो अगर हम अपने पाकिस्तान के जितने भी लॉज इनका बैकग्राउंड देखें तो वो कॉलोनाइजेशन पीरियड का एक हमें नज़र आएगा, उस पर इफेक्ट नज़र आएगा। 1860 1898 एक उस वक्त का कानून कि जब एक आपका कोई भी मुल्क अपने किसी भी स्लेव कंट्री को थोड़ा सा वो कंपेल करना चाहता है, उनको वेलफेयर से ज़्यादा डिसिप्लिन की तरफ लाना चाहता है, तो वो चीज़ें हमें इसमें नजर आएंगी। तो पाकिस्तान के लॉ के हवाले से मैं कहूँगा कि आज भी इसमें बहुत सी प्रोविजंस ऐसी हैं जो वो ब्रिटिश पीरियड और कॉलोनाइजेशन पीरियड की याद ताज़ा करवाती हैं। तो एक बार ओवरहॉलिंग की ज़रूरत हमें ज़रूर है, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को आज भी और हम उसमें 10 रुपए की गाय और 5 रुपए की कोई बकरी पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स भी हंसते हैं। और फिर जब हम उसको पुलिस रूल्स के अंदर आज भी ये पढ़ाते हैं कि 4 आने या 25 पैसे और छप्पड़ के बाहर एक चारपाई होगी पुलिस स्टेशन में, तो ये चीज़ें अप टू डेट होनी चाहिए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और हम आज भी अपने लॉ के अंदर यही एग्जांपल्स लेकर बैठे हैं, तो वो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल फील्ड में आके बहुत बड़ा मसला होता है। क्योंकि अगर आप एग्जांपल्स पढ़ें लॉ के अंदर तो आज भी एग्जांपल्स वही हॉर्सेस की सेल एंड परचेज की होंगी, वही लेटर्स के जरिए से आपकी सारी ट्रांसमिशन उसमें होती है। जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में आप आकर देखें तो अब लेटर्स और पोस्ट और ये सर्विसेज हमारे नए लोग उसको जानते ही नहीं है। तो इसमें अब इसको अपग्रेडेशन की जरूरत है कि लॉ को अपग्रेड किया जाए और उसको जो मॉडर्न हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक इन लाइन लाकर खड़ा किया जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें जैसे आप माशाल्लाह से आपने सुन्नत रसूल भी रखी हुई है, दाढ़ी मुबारक, तो इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप रिलीजियसली भी कनेक्टेड होंगे तो आपको इस चीज़ का बेहतर पता होगा। मैं इस्लामिक लॉ की खास तौर पर बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर अब खुला का लॉ देखा जाए, अब जो जुडिशल फस्क जिसको हम कहते हैं, या हम जो है वो डाइवोर्स की बात की जाए, इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। इसमें आप क्या समझते हैं, इसमें भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? इनफैक्ट जो हम उन लूप होल्स की बात करें या रिफॉर्म्स की बात करें तो वो एक कंप्रोमाइजिंग स्टेज से हम आगे जा नहीं सकते। उसका रीज़न हम एक मल्टी एथनिक रीजन में रहते हैं, यहाँ पर हमारे पास डाइवर्स स्कूल ऑफ थाट्स के लोग हैं। क्योंकि अगर कोई ऐसी कंट्री हो कि जहाँ पर एक सेम स्कूल ऑफ थाट, एक सेम सेक्ट के अगर लोग हों तो फिर ये चीज़ आसान है। बट जो इस्लामिक लॉ है वो हमेशा डिपेंड करेगा आपके स्कूल ऑफ थाट पर। तो अगर हम जो एक सिंगल लॉ, यूनिफॉर्म लॉ बनाएंगे तो वो हो सकता है कि शिया स्कूल ऑफ थाट, सुन्नी स्कूल ऑफ थाट, इनके उन जो एक रिलीजियस टीचिंग्स है उसके अकॉर्डिंग ना हो तो वो कन्फ्लिक्ट रहेगा। तो इस हवाले से आप यूनिफॉर्म कोड तो कभी बना नहीं सकते। तो जो एक कंप्रोमाइज्ड लॉ हमारे कुछ पास किए गए हैं, अगर उस पर ही मुतफिका राय उलमा कराम से ले ली जाए तो वो एक बेहतर सोल्यूशन उसका दिया जा सकता है। क्योंकि एक खास लेवल तक हमारे तमाम स्कूल ऑफ थाट्स बिल्कुल एक जैसे चलते हैं और उसके बाद उनके अंदर जो है वो डाइवर्सिटी आ जाती है। तो जहाँ तक तमाम मुत्तफिक हैं, अगर वहाँ पर इन उलमा कराम को इकट्ठा करने के बाद यूनिफॉर्म कोड्स बनाए जाएं और फर्दर जितनी भी इसमें डिटर्मिनेशन है वो स्कूल ऑफ थाट्स की टीचिंग के अकॉर्डिंग रख दी जाए तो डेफिनेटली ये ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में इज्तिहादी मसला है।
अगर इस पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स बैठ के एक जो है कंसेंसस बिल्ड करते हैं, खासतौर पे जैसे हम देखते हैं कस्टडी का मैटर है कोर्ट के अंदर, उस तरीके से बच्चों को बड़ा एक्सप्लॉइट किया जा रहा होता है। अब खुला की बात की जाए तो खुला में भी मेरे ख्याल में वो हम जो है प्री डिपेंडेंस वाला जो है वो जो लॉ है इंडियन लॉ, उसको हम इंडोर्स करते हैं, हमारे पास अभी उसकी कोई नहीं है लॉ। तो मेरे ख्याल में ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि हम फंसे हैं स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर। अगर कोई गवर्नमेंट आके ऐसा कोई लॉ लेजिस्लेट कर दे तो उसके खिलाफ ही फिर जो है दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो कैंपेन स्टार्ट कर देता है। सर लेकिन अब मैं आना चाहूँगा, लाइसेंस भी मिल गया एक स्टूडेंट को, अब एक स्टूडेंट का शौक है वो जज बनना चाहता है। अब इसमें ये बताइए कि ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स को जो बेचारे इस चीज़ से अवेयर नहीं है, एक तो बच्चों का टाइम भी वेस्ट हो जाता है, वो कुछ दूसरे मशवरे में रहते हैं, और अगर एक स्टूडेंट जो है वो टाइम कंज्यूमिंग कर रहा है तो किस तरीके से वो कम से कम टाइम के अंदर जज बन सकता है, किस तरीके से बन सकता है, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, जो एकेडमीज है वो भी रिकमेंड करें आप सर। उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जज अगर कोई शख्स एलएलबी करने के बाद सोचता है जी तो वो बहुत लेट हो चुका है। ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने जज बनना है और आपने कोई भी जुडिशरी की पोस्ट उसको जो है वो अपने लिए अचीव करना है, तो आपने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब आप एलएलबी में दाखिला लेते हैं वहीं पर आपको ये डिसाइड करना है। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इसको ये सोच कर ज्वाइन कर, जैसे मैंने आपको कहा अगर आपका बैकग्राउंड उसमें कोई लॉयर नहीं है, या अगर लॉयर है भी सही और वो आपको प्रमोट करते हैं, फोकस करते हैं कि जी आपने जुडिशरी की तरफ जाना है, तो ये डिसीजन आपने एलएलबी के एडमिशन के पहले साल में लेना है। और अगर आप पहले साल में ये एडमिशन लें तो हम अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि फर्स्ट 2 इयर्स आपकी इंग्लिश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल, क्योंकि हमारा जितना भी पैटर्न है एग्जामिनेशन का वो इंग्लिश के ऊपर बेस करता है, तो उसके बाद आपके जो अगले 2 से 3 साल हैं अगर आप लॉ पे फोकस करके फिर अपनी प्रोफेशनल फील्ड में जाएं, और फिर 2 साल जो एक रिक्वायरमेंट है आपके लाइसेंस की जिसके लिए आप जुडिशरी में अगर अपीयर होना चाहते हैं, तो वो 2 साल आप प्रैक्टिस में इस तरीके से गुजारेंगे जो आपने 4 to 5 इयर्स उस अपने ड्यूरेशन में पढ़ा एलएलबी के दौरान, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जुडिशरी का इम्तिहान पास ना कर सके। मुश्किल कहाँ पर आती है, जब आप एलएलबी करने के बाद, एलएलबी आपने वैसे ही उसको कर दिया कि ठीक है जी हो जाएगा, डिग्री आ जाएगी, और फिर जब आप बाद में जाकर प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो वहां पर आपको कुछ समझ नहीं आती क्योंकि आपको लॉ का पता नहीं है। फिर आप आ जाते हैं कि जी हम आ जाते हैं किसकी तरफ, हम आ जाते हैं जुडिशियल प्रिपरेशन की तरफ। जब आप जुडिशियल प्रिपरेशन की तरफ आते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात आपने लॉ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है। अब लॉ को पास करना इज समथिंग एल्स और लॉ को पढ़ना इज समथिंग एल्स। जो लॉ को पढ़ के आते हैं वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपने वो 4 साल एलएलबी का 5 साल का पीरियड लॉ को पढ़ने में गुजारा हो, 2 साल दरमियान का जो पीरियड जो रिक्वायरमेंट है उसको प्रैक्टिस में गुजारा हो, तो आपका जज बनना वो एक यकीनी अमल हो जाएगा। तो ये सिंगल डे की मेहनत नहीं है, ये 2, 4, 5, 6 महीने की मेहनत नहीं है। जितने भी लोग, अगर मैं जो लास्ट हमारे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जब वो जुडिशरी में उन्होंने इम्तिहान पास किया तो वो एक कंटिन्यूस एफर्ट नजर आई। वो ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ड्यूरिंग एलएलबी अपना एक माइंडसेट बनाया कि हमने जुडिशरी को ज्वाइन करना है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो इस फील्ड में आते हैं वो वही होते हैं, बट ऑन द अदर साइड एक्सेप्शन जरूर है, लेकिन एक्सेप्शंस फिर भी 1 से 2 साल एक कंटिन्यूस मेहनत अगर कोई शख्स करेगा तो फिर ही जाकर वो जुडिशरी की फील्ड को ज्वाइन कर सकता है। तो पाकिस्तान में ऑनलाइन फोरम्स भी हैं, बहुत सी ऐसी एकेडमीज भी हैं जो इसके हवाले से तैयारी करवा रही हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी शख्स वो अपना जो बेहतरीन उस्ताद हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पढ़ाने वाला एक लॉ जो ऐसी चीज है इसमें टीचर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, वो आपको सिर्फ एक वे तो बता सकता है, लेकिन जो चीज आपने इनफैक्ट समझनी है वो उस वक्त ही समझ आएगी जब आप उसको खुद से बैठेंगे और जब एक्सप्लोर करेंगे लॉ को, तो ये लॉ खुद ब खुद आपके सामने खुलता चला जाएगा। और लॉ ये हमेशा इंटरकनेक्टेड होता है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ एक लॉ का अगर एक्सपर्ट बनूं, टीचर के तौर पर भी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर कोई कहे जी मैं सिविल लॉ पढ़ाता हूं, मैं सिविल लॉ का एक्सपर्ट हूं, जब तक वो रेवेन्यू, लिमिटेशन, कोर्ट फी, ये सारे कवानीन को पढ़ के नहीं आएगा तो आप सिविल लॉ नहीं पढ़ा सकते। तो क्योंकि ये सारे लॉज इंटरकनेक्टेड है, ये इंटरकनेक्टेड लॉज आप चंद दिनों में सीख नहीं सकते। तो लिहाजा अगर कोई जज बनना चाहता है, उसका माइंडसेट है, तो वो एलएलबी में एडमिशन के वक्त डिसाइड करे और फिर वो अपने 4 से 5 साल, मैं 4 से 5 साल इसलिए कह रहा हूँ कि होप सो 2025 से एलएलबी 4 इयर्स का हो जाएगा। इसकी मीटिंग्स कन्वीन हो चुकी हैं, HEC इसको अप्रूव कर चुका है। तो लिहाजा जो भी उसका पीरियड है 4 से 5 साल का, वो प्रॉपर तरीके के साथ ड्यूरिंग अगर आपने अपना जो एलएलबी पीरियड वो स्टडी को दे दिया, तो उसके बाद चाहे आप जुडिशरी की तरफ जाएं, चाहे आप प्रोफेशनल जो लॉ है
उसकी तरफ जाएं, आप एडवोकेसी की तरफ जाएं, हर फील्ड आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, ये तो हमने इस टेस्ट के बारे में, सिविल जज के टेस्ट के बारे में बात की। अच्छा, कोई स्टूडेंट है, अब वो लॉ करने के बाद जो है वो CSS ऑफिसर बनना चाहता है, CSS की एग्जाम की तरफ जाना चाहता है। एक तो ये भी बताएं कि आप खुद भी फैकल्टी मेंबर हैं डिफरेंट अकेडमीज के अंदर, आप खुद पढ़ाते हैं CSS स्टूडेंट्स को, तो इसमें सर ये बताएं कि एक तो CSS का करने का एक लेजिटिमेट और एक प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है, और दूसरा ये कि लॉ के कौन से मॉड्यूल्स जो होते हैं वहाँ पे उनको हेल्प मिलती है सर। अच्छा, इसमें अगर मैं ये कहूँ कि अगर एक स्टूडेंट जो CSS की तरफ भी जाना चाहता है, जुडिशरी की तरफ भी जाना चाहता है, CSS भी आजकल र्यूमर्स तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि ऑलमोस्ट उसको क्लस्टर बेस्ड सिस्टम की जो प्लानिंग है वो की जा चुकी है, और इन नियर फ्यूचर CSS जो है वो क्लस्टर बेस्ड सिस्टम, उसका जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको चेंज किया जा रहा है। तो क्लस्टर बेस्ड सिस्टम होने के बाद कुछ जो पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं वो लॉ फोकस्ड हो जाएंगे। जैसे CSS का जो चार्म अगर आप कहें तो वो नो डाउट PSP ग्रुप, और उसके बाद जो DMG ग्रुप आपका PS है उसमें है, तो वो उसमें लॉ को कंपलसरी किया जा रहा है या मैंडेटरी किया जा रहा है। तो ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ आप कह सकते हैं। उसके अलावा अगर आप रोड मैप की बात करें कि CSS जुडिशरी किस तरह इसको लेकर चलाया जाए, तो मैं इसको बड़ा सिंपल कर देता हूँ। जब आप लॉ में एडमिशन लें तो LLB के अंदर आपने इस दिन, क्योंकि इनफैक्ट होता क्या है, सबसे बड़ा फुकदान कैरियर काउंसलिंग का है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो बहुत देर से सोचता है, और जब वो सोचता है वो अपना एफर्ट करने का पीरियड वो स्पाइल कर चुका होता है। आपने सोचना है LLB के एडमिशन के वक्त, मैं दोनों सूरतों में बता देता हूँ। अगर आप LLB के एडमिशन के वक्त सोच लें इस चीज को कि आपका फ्यूचर गोल क्या है, तो वो कुछ इस तरह होना चाहिए कि LLB का फर्स्ट ईयर प्राइमरी फोकस आपका जो होना चाहिए वो इंग्लिश के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद सेकंड और थर्ड ईयर जिसके अंदर कुछ जनरल सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडीज, तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो जुडिशरी और CSS में दोनों में एक जैसे हैं, यानी कि वहां पर भी आप अपेयर होते हैं एग्जाम में और यहाँ पर भी आपने इसको अटेम्प्ट करना होता है। तो ऐसे फोकस को पहले ही आप सिलेक्ट कर लें कि मैंने पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी, HR, ADR जो भी सब्जेक्ट आप CSS के हवाले से चूज करना चाहते हैं, उसको जब आप LLB में पढ़ें तो उस लेवल पे जाकर पढ़ें कि जब आप उसकी CSS में तैयारी करें तो सिर्फ रिवीजन तक आप पहुंचे। फिर LLB पूरा करने के बाद आपको पता है कि आपने मिनिमम 3 साल का पीरियड, 3 साल का पीरियड कैसे होगा, आपके LLB का रिजल्ट आएगा, फिर आपका एटलीस्ट 6 to 9 मंथ का पीरियड इंटीमेशन, लॉ गेट, सेकेंड इंटीमेशन और लाइसेंस ग्रांटिंग तक आपको 1 साल लग जाता है। फिर जुडिशरी में जाना है तो मजीद 2 साल, तो टोटल पीरियड आपका कितना हो गया, 3 साल का। तो उसकी बजाय जब आप अपना LLB कंप्लीट करें तो जस्ट आफ्टर दैट आप CSS में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में हो सकते हैं कि जब आपने LLB के दौरान अपने उन सब्जेक्ट्स को अगर फोकस किया हो, तो LLB कंप्लीट करने के बाद आप जुडिशरी को पहले प्राइमरी फोकस करने के बजाय आप CSS को फोकस करें। वहां पे आपके पास 2 साल का पीरियड है जिसमें 2 अच्छी अटेम्प्ट्स आप CSS और PMS की ये सोच कर दें कि जो सब्जेक्ट्स होंगे वो 70 to 80% जुडिशरी में आपको हेल्प करेंगे। उसमें आप CSS के अंदर लॉ का सब्जेक्ट रखें जो आपको जुडिशरी में हेल्प करेगा। CSS के ऑल कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स हैं वो जुडिशरी के भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, वहां पर आपको हेल्प आउट करेंगे। तो वो 2 साल की जो CSS की मेहनत है उसके अंदर आप अपनी जुडिशरी की 80% तैयारी कर चुके होते हैं, और अगर इन केस आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट देकर क्लियर कर लें तो वेल एंड गुड, और अगर आप उसको क्लियर नहीं करते तो फिर जुडिशरी की जो फील्ड है वो आपके लिए ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो सर इसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं बेचारे जो CSS के एग्जाम क्लियर कर जाते हैं लेकिन फिर इंटरव्यू में रह जाते हैं। इंटरव्यू के लिए आप कौन सी टिप्स देना चाहते हैं जो इंटरव्यू में बच्चे पास हो जाए? अच्छा, इंटरव्यू के अगर मैं सिंगल टिप ही आपको दूं जी, तो उसमें जब आप कुछ बनने की कोशिश करते हैं तो आप नाकाम हो जाते हैं। इनफैक्ट जो एक नेचुरल कुछ चीजें आप में हैं वही अगर आप इंटरव्यू में पोज करें तो उससे बेहतर तैयारी कुछ नहीं होती। तो अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहें, अगेन ये सिंगल डे फिनोमेना नहीं है कि आप रिजल्ट में पास होने के बाद 2 से 3 महीने किसी भी एकेडमी में उसकी तैयारी करें और इंटरव्यू में जाके अपेयर हो जाएं। कुछ पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं जो विद द टाइम बीइंग आप उसको डेवलप करते हैं। तो अगर आप अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन अपनी एजुकेशनल लाइफ से लेकर आ जाएं तो आपको इंटरव्यू की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि इंटरव्यू में आप जैसे हैं अगर वैसे ही दिखेंगे तो बेस्ट ऑप्शन है, और अगर आप कुछ बनने की कोशिश करेंगे तो इंटरव्यूअर आपको वहीं पे फौरन देख लेगा कि ये कुछ है नहीं, कुछ बनना चाह रहा है। ठीक है सर। अच्छा सर, मैं अब आपसे नुक्ता नज़र जानना चाह रहा हूँ खास तौर पे पाकिस्तान के वो इदारे, पाकिस्तान के वो शोबा जो वहाँ पे जो इदारे हैं मैं एक क्वेश्चन रिपीट करने लगा आपसे।
जी ठीक है सर। सर मैं आपसे अब खासतौर पर उन इदारों के बारे में कुछ आपका स्टांस जानना चाह रहा हूँ जो पाकिस्तान के लॉ के डिपार्टमेंट्स को रेगुलेट कर रहे हैं। खासतौर पर पाकिस्तान बार काउंसिल है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद जो लीगल डायरेक्टोरेट ऑफ लॉ बना जिसमें उसामा मलिक साहब चेयरमैन बने, पंजाब बार काउंसिल है जो क्योंकि जो पिछले माजी में हम देखने को मिला है इस्लामिक यूनिवर्सिटी पावलपुर में कुछ सैंक्शंस लगाई गई, उन पर पाबंदियाँ लगाई गई, मानसेरा यूनिवर्सिटी पर लगाई गई, लाहौर के अंदर ही पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर लगाएंगी। और ख़ास तौर पे जो BZU स्टूडेंट्स का मसला है, BZU स्टूडेंट्स का कई हज़ार स्टूडेंट्स हैं जो एफिलिएटेड कॉलेजेस के साथ है, उन बेचारों को जो है लाइसेंस नहीं दिया जा रहा। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या ये सही काम कर रहे हैं? जैसे बिगनिंग में भी मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जो रोल है पाकिस्तान बार काउंसिल का या पंजाब बार काउंसिल का या डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर में अगर टॉप ऑफ द फॉर्म LLB और प्राइवेट लॉ कॉलेजेस अगर आते हैं तो इन इदारों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो एक स्टैंडर्ड एक उसको देना और फिर उसको मीट करने के लिए डिफरेंट उसके जो लेवल्स रखना जिसमें इंस्पेक्शंस और उसके अलावा NOCs, तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है कि जिसके बाद इस पूरे फील्ड के अंदर वो रास्ता जिसको हम चोर दरवाजा कहते हैं वो बंद हो गया कि कोई भी शख्स बगैर रिक्वायरमेंट को पूरा किया अपना इदारा बनाएगा और उसके बाद वो रिकग्निशन ले लेगा। अब ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो इन इदारों का जो रोल है वो नो डाउट बहुत अच्छा है, बट उसमें जैसे BZU का अगर आप मामला ले लें तो उसमें कुछ जेन्युइन केसेस वो भी निगलेक्ट हो गए। तो थोड़ा सा अगर ये एक्सपेडाइट तरीके से चीज़ें हों, अगर आप रेगुलराइज अगर उसको करते भी हैं, तो उसमें हुआ ये कि 2018 से ऑनवर्ड ऑलमोस्ट 7 to 8 years हो चुके हैं कि BZU का मामला अभी तक रेगुलराइज नहीं किया जा सका। तो अगर ऐसे इश्यूज उनको आप रिजॉल्व करना चाहते हैं तो प्रायोरिटी बेस पर, डे टू डे बेस पर, क्योंकि 7 to 8 years किसी की जिंदगी के स्पॉइल हो जाए तो वो आगे वो कुछ नहीं कर सकेगा, तो उसमें इनको डे टू डे बेस पर जो इदारे रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं उनको आगे लाया जाए और जो इदारे रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करते उनको बैकफुट पर ही रखा जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल खुद इसमें अपना जो रोल है वो एक्टिव प्ले करे ताकि जल्द से जल्द ये जो BZU और इस तरह के जो बाकी मामला हैं उनको हल किया जाए। और जहां तक बात वो पंजाब यूनिवर्सिटी का आपने कहा या IUB का कहा, तो इनफैक्ट वो कुछ चीजें उनको बहुत ज्यादा आप कहने का एग्जैजरेट कर दिया गया था। वो इतने बड़े इश्यूज नहीं थे। वो पंजाब यूनिवर्सिटी पर ऐसा कोई पाबंदी थी भी नहीं, उसमें जस्ट जो स्टूडेंट्स थी, एक पाकिस्तान बार काउंसिल की उनकी एक रिक्विजिट फी होती है पर स्टूडेंट, वो सबमिटेड नहीं थी। वो एक दो रेगुलेटरी अथॉरिटी का आपस में एक इशू था जिसमें ना तो प्राइवेट कॉलेजेस इन्वॉल्व थे और ना ही कोई स्टूडेंट्स का इतना लॉस इन्वॉल्व था। तो सोशल मीडिया ने उसको एग्जैजरेट कर दिया था। अदरवाइज कोई एक वो सिंपल सी एक्टिविटी थी कि जिसमें स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन के बाद IUB और पंजाब यूनिवर्सिटी उनके मामला क्लियर हो गए थे। ठीक है। अच्छा सर, आखिरी सवाल फिर प्रोग्राम की कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। सर कोई इरादा है इलेक्शन में स्टैंड करने का? आपकी ज़ाती जो है वो किसी ग्रुप के साथ एफिलिएशन है? ज़रा नाज़रीन को ये भी तो बताएं सर। नहीं, हम क्योंकि जो एजुकेशन के साथ रिलेटेड लोग होते हैं उसमें नो डाउट ये स्टिकर ज़रूर होता है कि जनाब हम पॉलिटिक्स और इन चीज़ों से अलग रहें, लेकिन जैसे अगर हम मज़हब की भी बात करें कि अगर हम मज़हब से भी सियासत को निकाल दें तो वो मज़हब नहीं रह जाता। तो इसी तरह अगर हम लॉ टीचर हैं तो डेफिनेटली इस प्रोफेशन में रहते हुए अगर हम बाहर पॉलिटिक्स और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो ये भी गलत है। क्योंकि एक छोटी सी कोटेशन है कि जब अच्छे लोग ऐसे मामलात के लिए, हुक्मरानी के लिए, किसी भी ऐसी चीज़ में रोल प्ले करने के लिए आगे नहीं आते तो फिर डेफिनेटली जैसे लोग आएंगे आपको उनको फॉलो करना पड़ता है। तो अगर आप इस सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम, और उसके बाद जब आप एट द टॉप जाएंगे तो डेफिनेटली इसको चेंज करने के जो ऑप्शन है वो आपके लिए हो जाएंगी। फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है, बट इन नियर फ्यूचर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मेरा सवाल वो रह गया सर, आपकी किसी एफिलिएशन है किसी ग्रुप के साथ? अभी फिलहाल हम ऐसी कोई हमारी एफिलिएशन नहीं, क्योंकि हम एजुकेशनिस्ट हैं तो हमारा बेसिक यही होता है कि जो इस लीगल एजुकेशन के साथ हैं हम उन सब के साथ होते हैं। क्योंकि सर मैंने ये सवाल इस वजह से किया है क्योंकि मैंने डिफरेंट टीचर्स के अंदर ये सोच पाई है कि वो इनकी सोच ये है कि हम ये स्टूडेंट्स को पढ़ा के उनके साथ अच्छा इखलाक करके वो स्टूडेंट्स जब लाइसेंस लेंगे तो इंशाल्लाह फिर हमें इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से मैंने आपसे ये सवाल स्टूडेंट देखें, मैंने आज तक जो चीज़ नोट की है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट जो भी लोग एजुकेशन की फील्ड के साथ रिलेटेड थे जब वो इलेक्शंस में आए तो आज तक कामयाब नहीं हो सके। क्योंकि जो आपका स्टूडेंटशिप का एक वैसे भी दौर होता है ना, तो हमेशा स्टूडेंट को अपनी इदारे के साथ कुछ तलखियाँ ही रहती हैं और आखिरी दिन तक वो रह जाती हैं। तो उसके बाद जब आप इलेक्शंस में आना चाहते हैं तो मैं जब भी कभी अगर इलेक्शंस का सोचूंगा भी सही तो नॉट एज अ टीचर, मैं एज अ प्रोफेशनल लॉयर अगर उसको ज्वाइन करूंगा तो मैं एक उसमें उम्मीद रख सकता हूँ, लेकिन एज अ टीचर मैं एटलीस्ट अपने स्टूडेंट से ये उम्मीद नहीं रखता कि मैं कभी इलेक्शंस में हूँ तो मुझे कुछ सपोर्ट मिलेगी, और मेरे ख्याल में किसी भी टीचर को नहीं रखनी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, वो सब आपने टाइम दिया। अल्लाह पाक
आपको खुश रखे, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। नाजरीन, अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए गेस्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।